everyone and welcome back to my YouTube channel. This is the part 2 video of What is Democracy, Why Democracy, Chapter 1 Civics, Class 9th NCERT. लास्ट वीडियो में हमने डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स, उसकी डेफिनेशन और हम डेमोक्रेसी को दूसरी गवर्नमेंट से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हमने ये पढ़ा था। अब हम डेमोक्रेसी के फीचर्स को एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे जिनसे वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट फीचर है द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उन लोगों के पास होती है जिन्हें लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, जिन्हें सिटीजन्स ऑफ कंट्री ने इलेक्ट नहीं किया। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर हो गई कि यही होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये होगा। ये जो पावर फाइनल पावर होती है वो होती है उन लोगों के पास जो कि इलेक्टेड नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल है, डेमोक्रेसी के फर्स्ट फीचर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान का एग्जाम्पल है। पाकिस्तान में एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, उसने अक्टूबर 1999 में एक मिलिट्री कूप को लीड किया था, यानी कि वो उसका लीडर था। उसके पास इतनी पावर आ गई थी कि जो वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसने उस गवर्नमेंट को भी गिरा दिया था और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया था कि अब वो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान का। उसके बाद 2002 में उसने अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया और एक रेफरेंडम होस्ट किया जिसमें कि उसने अपने आप को 5 ईयर एक्सटेंशन ग्रांट कर दी, यानी कि 5 साल तक तो ये प्रेसिडेंट रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद कुछ जो पाकिस्तानी मीडिया थी, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं वो थी, डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट थे, उनके हिसाब से जो ये सब पावर वगैरह थी वो खाली फ्रॉड और मैल प्रैक्टिसेस वगैरह पर बेस्ड थी। रेफरेंडम जो उसने होस्ट किया था उसमें सब फ्रॉड था। अगस्त 2002 में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क इशू किया जिससे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का वो अमेंड हुआ और उस जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऑर्डर है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को कभी भी डिसमिस कर सकता है। जो सिविलियन कैबिनेट होता है, मतलब जहाँ पर ऐसे सिटी वगैरह का, कंट्री वगैरह का सब देखा जाता है, वो उसे एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेट सुपरवाइज करती थी जिसमें कि सारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे। इसके बाद पाकिस्तान के नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शंस वगैरह हुए, तो अब इससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होते थे और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे, मतलब जनता जिन्हें इलेक्ट करती थी, उनके पास थोड़ी सी पावर होती थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फाइनल पावर है जो वो मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास ही है खाली। अब हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल पढ़ा। इस एग्जाम्पल पढ़ने से ऐसा तो लगता नहीं है कहीं से भी कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी कह सकते हैं पाकिस्तान को जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अंडर है जब वो। अब हम एक इस क्वेश्चन पर अगर फोकस करें कि जो रूलर्स इलेक्टेड हैं वहाँ क्या उन्हें लोगों ने इलेक्ट किया है, पाकिस्तान की जनता ने इलेक्ट किया है जो रूलर्स हैं वहाँ के? नहीं। जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें थोड़ी सी पावर मिली है, लेकिन जो मेन पावर है वो खाली जनरल परवेज़ मुशर्रफ और मिलिट्री ऑफिसर्स के पास है। भले ही जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया और नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के, लेकिन तब भी वो रूलर्स नहीं थे। जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती थी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं थी, वो खाली मिलिट्री ऑफिशियल्स और जनरल मुशर्रफ के पास थी और इनमें से किसी को भी लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था। ये डिक्टेटरशिप्स और मोनार्कीज़ में होता है। डिक्टेटरशिप में कोई भी ऐसे अपनी पावर दिखाता है फिर वहाँ पर राज करना स्टार्ट कर देता है, मोनार्की में राजा रानी का राज होता है। पाकिस्तान में एक इलेक्टेड पार्लियामेंट था, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी थी, लेकिन जो रियल पावर थी वो उन लोगों के पास थी जिन्हें किसी ने भी इलेक्ट नहीं किया। कुछ कंट्रीज़ में जो मेन पावर थी वो उन लोगों के पास थी जिन्हें किसी ने भी इलेक्ट नहीं किया, और जो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव होते थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उनके पास पावर ही नहीं होती थी, बहुत कम पावर होती थी। क्या हम इसे पीपल रूल कह सकते हैं? ये नहीं कह सकते हम इसे पीपल रूल। यहाँ पे लोगों का राज नहीं है। इससे हमें डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर मिला, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल।
Second feature of democracy is it must be based on a free and fair election. जो गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शंस के थ्रू होनी चाहिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री मतलब सब लोगों के लिए फ्री में, सब लोग फ्री में आके वोट कर सकें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकें, और फेयर इलेक्शन बिना किसी चीटिंग के, बिना डर्टी ट्रिक्स के साथ इलेक्शन हो। डेमोक्रेसी के सेकंड फीचर को समझाने के लिए यहाँ पे चाइना का एग्जांपल है। चाइना में जो इलेक्शन वगैरह होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं, और जो पार्लियामेंट है चाइना का वो है जुआंगो रेनमिन दाइबियाओ दाहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो फिर आप ये लर्न कर लेना। नेशनल पीपल कांग्रेस और जुआंगो रेनमिन दाइबियो दाहुई, ये दोनों। जो ये पार्लियामेंट है द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इसके पास इतनी पावर है कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकता है, और इस पार्लियामेंट में 3000 के आसपास लोग मेंबर्स हैं, और वो जो मेंबर्स हैं 3000 वो पूरी चाइना से इलेक्टेड हैं। और ये इसमें लोगों ने भी, मतलब आर्मी के जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्होंने भी इलेक्ट किया है। लेकिन अगर किसी को इलेक्शंस में पार्ट लेना हो तो उसे कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन की ज़रूरत है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी अलाउ कर देगी तभी वो पार्ट ले सकता है इलेक्शंस में, वरना वो नहीं ले सकता। और जो ऐसे कुछ मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स होते हैं, वो ही खाली ले सकते हैं पार्ट। ऐसे तो चाहे हम किसी को भी इलेक्ट करें, किसी को भी वोट करें, कोई भी जीते, रूल तो एक ही पार्टी का होगा। तो फिर चाइना में ये था 1 पार्टी रूल। 2002 से लेकर 2003 ये 1 साल यही 1 पार्टी रूल चला था। हर बार जो इलेक्शंस होते थे वो कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतती थी। अब सेकंड एग्जांपल है मेक्सिको का। मेक्सिको को इंडिपेंडेंस 1930 में मिली थी। उसके बाद वो हर 6 साल में अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। जो मेक्सिको की एक कंट्री है, ये कभी भी किसी मिलिट्री या फिर डिक्टेटर के रूल के अंडर नहीं रही, मतलब डिक्टेटरशिप वगैरह। लेकिन 2000 जो ये ईयर है, यहाँ तक जो इलेक्शंस थे वो एक ही पार्टी जीतती थी, PRI पार्टी। ये PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, जो ये पार्टी है 2000 तक यही पार्टी वहाँ पर इलेक्शन जीतती थी। और जो अपोजिशन पार्टी वगैरह होती थी वो भी इलेक्शंस तो लड़ती थी लेकिन वो हार जाती थी। जो PRI पार्टी थी वो अपनी डर्टी ट्रिक्स के थ्रू इलेक्शंस वगैरह जीतती थी। जो उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे वो उन्हें ऐसे फोर्स किया जाता था कि उन्हें पार्टी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स होती थी वो पेरेंट्स को फोर्स करती थी कि PRI को वोट करो, और जो ऐसे प्रेस वगैरह मीडिया होती थी वो इस पार्टी की अच्छी चीज़ें ही दिखाती थी, और जो अपोजिशन पार्टी होती थी उनकी बुरी चीज़ें दिखाती थी, उनके बारे में कुछ अच्छा दिखाती ही नहीं थी। ये तो काफ़ी ज़्यादा चीटिंग है। और जो ऐसे वोटिंग बूथ्स होते थे वो एक लास्ट मिनट पर ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, ताकि लोगों को दिक्कत हो वोट करने में। जो PRI के कैंडिडेट्स होते थे उनकी अच्छी खासी खातिरदारी की जाती थी। अब चाइना और मेक्सिको, इन दोनों कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि चाइना में जो पार्टी है उसमें वहाँ पर चाइना में लोगों को कुछ ऐसे चॉइस नहीं दी जाती। मतलब जीतेगा तो कोई एक ही पार्टी का, जो उस पार्टी के मेंबर हैं उनमें से ही कोई जीतेगा, और उनमें से कोई जीतेगा तो रहेगा तो फिर भी एक ही पार्टी का रूल। तो फिर वहाँ पर कुछ ऐसे सीरियस चॉइस नहीं। और मेक्सिको में ऐसा देखने से लगता है कि लोगों के पास सीरियस चॉइस है, अपोजिशन पार्टीज भी पार्ट लेती हैं इलेक्शंस में, लेकिन अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें तो नहीं है उनके पास चॉइसेस। सब लोग उन्हें ऐसे फोर्स कर रहे हैं, इतनी डर्टी ट्रिक्स हो रही हैं मेक्सिको में, तो फिर वहाँ पर भी लोगों के पास कुछ ऐसे चॉइसेस नहीं है ज़्यादा। अब अगर हम इलेक्शंस करते हैं तो फिर किसी भी तरह के इलेक्शंस करना ही खाली सफिशिएंट नहीं है। हमें लोगों को, सिटीजन्स को एक रियल चॉइस देनी है कि तुम अपनी मर्जी से इलेक्ट करो। तुम उसे इलेक्ट करना चाहते हो उसे इलेक्ट करो, हमें इलेक्ट करना चाहते हो हमें इलेक्ट करो। इससे हमें डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर मिलता है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। Third feature of democracy is each adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value। जितने भी 18 अबव के लोग हैं, जितने भी ऐसे अडल्ट हैं, उन सबको एक वोट होगा, उन सबका 2 या 3 नहीं होंगे, खाली एक ही होगा।
और जो वो एक वोट है उस हर एक वोट की वैल्यू एक ही होगी। जो राइट टू वोट था वो हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की मूवमेंट से मिला था, लेकिन उसके बाद भी कुछ जगहों पर राइट टू वोट नहीं था, लोगों को इक्वालिटी नहीं थी, पार्शियलिटी होती थी। अब 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन को राइट टू वोट नहीं था। एस्टोनिया में जो सिटीजनशिप के ऐसे रूल्स थे वो ऐसे रशियन माइनॉरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था वोट करना, जो कि ऐसे रशिया के होते थे एस्टोनिया में। और जो फिजी एक जगह का नाम है, वहाँ का जो इलेक्टोरल या इलेक्शन सिस्टम ऐसा था कि जो इंडिजीनियस फिजी हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी इंडियन फिजियन से। इंडिजीनियस मतलब ऐसे ही फॉरेस्ट वगैरह के, वो जो वोट करते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब इससे हमें थर्ड फीचर मिलता है डेमोक्रेसी का। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन must have one vote and each vote must have one value. Fourth feature of democracy is it should rule within limits set by constitutional law and citizen rights. जो गवर्नमेंट है उसे कुछ लिमिट्स होती हैं, उसके अंडर ही काम करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और जो सिटीजन राइट्स हैं उन्होंने एक लिमिट सेट की है। जो गवर्नमेंट का रूल है वो उसके अंडर ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे को 1980 में वाइट माइनॉरिटी जो रूल होता था उससे इंडिपेंडेंस मिली थी, और 1980 से ज़ानू पीएफ नाम की पार्टी ने वहाँ पर रूल किया। उस पार्टी का लीडर है रॉबर्ट मुगाबे। जब से जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी, जब से लेकर इलेक्शंस होते थे वहाँ पर, लेकिन इलेक्शंस होते थे तब भी इतने सालों से एक पार्टी जीत रही है। ये फेयरली अगर इलेक्शंस हो तो ये पॉसिबल तो है नहीं कि एक ही पार्टी जीते हर बार। तो जो रॉबर्ट मुगाबे था वो भी ऐसे डर्टी ट्रिक्स करता था पीआरआई पार्टी की तरह, काफ़ी सारे ऐसे चीटिंग वगैरह करता था, और इतने सालों में उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार बदला है, जिससे कि उसकी खुद की यानी कि प्रेसिडेंट की पावर इंक्रीज़ होती है और वो लेस अकाउंटेबल बनता है। मतलब उस पर ऐसे ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होगी, उससे कोई ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा कि ये सारी तुम्हारी गलती है। जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स वगैरह होते थे उन्हें ऐसे हैरेस किया गया था, और जो मीटिंग वगैरह होती थी उन्हें ऐसे डिसरप्ट कर दिया गया था। मतलब उन्हें मीटिंग वगैरह भी नहीं करने देते थे, वहाँ के वर्कर्स को इतना तंग करते थे। अगर जो पब्लिक है वहाँ की, वो ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह करते थे, डिमॉन्स्ट्रेशंस करते थे, वो इलीगल डिक्लेयर किया गया उसे कि कोई भी नहीं कर सकता गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये सब। कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा लॉ था कि जो पब्लिक है वो कोई भी, यानी पब्लिक भी और बाकी लोग भी, प्रेसिडेंट को कोई भी क्रिटिकाइज़ नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट को कोई भी कुछ ऐसे भला बुरा नहीं बोल सकता, कुछ भी उसके बारे में नहीं कर सकता। और जो टेलीविज़न स्टेशन, रेडियो स्टेशंस वगैरह होते थे, वो सब उन सब पर गवर्नमेंट का राज था, और वो सब खाली रूलिंग पार्टी का वर्जन देते थे। मतलब जो पार्टी रूल कर रही है, ज़ानू पीएफ के बारे में ही सब कुछ बताते रहते थे। वहाँ पर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे, अपने अपने ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह की ऐसे शॉप वगैरह होती है, वो सब खोले हुए थे। लेकिन वहाँ पर जो जर्नलिस्ट थे वो भी ऐसे हरास होते थे कि गवर्नमेंट ऐसे पहले उसने पास किया हुआ था जजमेंट कि कोई भी ऐसे प्रेसिडेंट के खिलाफ है कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो जर्नलिस्ट होते थे अगर कुछ ऐसे इसके अगेंस्ट जाते थे तो फिर उन्हें हैरेस करते थे, मतलब मारपीट वगैरह बहुत कुछ। जो गवर्नमेंट के जजेस थे वो प्रेशर में रहते थे। लेकिन जो रॉबर्ट मुगाबे था वो 2017 में उसे ऑफिस से हटा दिया था, सस्पेंड टाइप कर दिया था। अब जो ये हमने जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग जो अप्रूवल है वो मतलब ऐसे काफ़ी ज़्यादा फेमस पॉपुलर लोगों ने दिया, अप्रूवल दे दिया कि ये तुम कर सकते हो। ये नेसेसरी है डेमोक्रेसी में, ये होता है डेमोक्रेसी में, ये होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये गलत है। जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो हमेशा ही अनडेमोक्रेटिक होती हैं। वो हो सकती है अनडेमोक्रेटिक, कोई ऐसा नहीं है कि पॉपुलर गवर्नमेंट है तो डेमोक्रेटिक ही होगी।
और जो ऐसे पॉपुलर लीडर्स होते हैं वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, हम चाहते हैं वो डेमोक्रेटिक हो, तो फिर ये ज़रूरी है कि हम इलेक्शंस के आसपास भी देखें कि इलेक्शंस अच्छे से हो रहे हैं नहीं हो रहे। इलेक्शंस के पहले देखें सब कुछ अच्छे से हो रहा है कंट्री में, नहीं हो रहा। इलेक्शंस हो जाए, ख़त्म हो जाए, हम जीत जाएं, तब भी हम देखें कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। जो गवर्नमेंट है उसे सिटीजन्स के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, लोगों के बेसिक राइट्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और राइट्स वगैरह होते हैं फ्री टू ओपिनियन, फ्री टू थिंक, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व इन पब्लिक, ये सब की रिस्पेक्ट करे गवर्नमेंट। जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सब नहीं कर सकती जो कि उसे पसंद है। उसे करना तो जनता के हिसाब से ही काम है कि जो जनता बोलेगी वही करेगी डेमोक्रेटिक कंट्री। उसे अपने लिमिट्स में काम करना है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन राइट्स के अंडर लिमिट सेट की गई हैं, खाली वो उसी के अंडर काम कर सकती है। अब ये फीचर्स को हमने एग्जांपल्स के साथ पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को ब्रीफ में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है। For any queries, you can contact me anytime through this email harshikasharma0709@gmail.com। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू एवरीवन।